मुस्लिम संगठन एससी की जो इस बिल के फेवर में है, वो उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो उनका इस्लाम से मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह के दलाल हर दर में रहते हैं, ऐसे दलालों से हमेशा पूरी कौम को, मिल्लत को नुकसान पहुंचा है। उनकी बात को आप उठा रहे हैं, लेकिन 99% जो इसमें दुख का इजहार कर रहे हैं उसके बारे में कोई बात नहीं कही जाती है। इलेक्शन जब होगा तो फिर मुसलमान बताए किस तरीके से बेवफाई किया है और किस तरीके से पीठ में छुरा भूका है। भाई आदमी अपनी प्रॉपर्टी के लिए 10-10 साल लड़ता है। यहाँ हमारे मजहब का मामला है, हम जिंदगी के आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। एक तंजीम यूनाइटेडली एक पिटीशन लेकर, एक सीनियर वकील को लेकर सारी की सारी पॉइंट्स एक आदमी के थ्रू आर्ग्यू कराए तो मुझे उम्मीद है कि इसका निकाल जो है वो जल्दी हो सकता है। तो चंद्रबाबू नायडू ने तो समर्थन किया है, जिनको आप सेक्युलर नेता कहते थे, लेकिन कहते थे, पहले कहते थे, अभी नहीं है। इस मामले में वो हट गए। वक्फ संशोधन बिल पर देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई से मुखालफत की आवाज़ ज़्यादा तेज सुनाई दे रही है। इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती सलमान अजहरी के बड़े भाई मुफ्ती जुबैर बरकाती ने भी अपनी बात रखी है। वो मदनपुरा की सुन्नी बड़ी मस्जिद के इमाम हैं। बिल की हिमायत करने वालों पर वो बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे मुसलमानों की तादाद महज 2% है। उनके लिए मुफ्ती जुबैर बहुत कुछ कह गए हैं। उनकी नज़र में तेलुगु देशम पार्टी TDP के सरबराह चंद्रबाबू नायडू अब सेकुलर नहीं रहे। हृदय अकेडमी मुंबई के बानी मोहम्मद सईद नूरी ने बिल को पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया। एडवोकेट रिजवान मर्चेंट बताते हैं कि वक्फ संशोधन बिल संविधान की रूह के खिलाफ है और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाकर हमारी लड़ाई का तरीका क्या होगा। इन तमाम लोगों की तफसीली गुफ्तगू के लिए आपको मुंबई में अपने रिपोर्टर अमजद खान के पास लिए चलते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पास हो गया और लोकसभा में भी पास हो गया। दोनों ही ऐवानों में बिल पास होने के बाद कहीं ना कहीं मुसलमानों में एक आक्रोश नजर आ रहा है। तमाम लोगों ने काली पट्टी पहनते हुए एहतजाज दर्ज किया। अभी जो पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट जो बिल पास हुआ, सारे मुसलमान उसका विरोध करते हैं, उसको रिजेक्ट करने की बात करते हैं। अगरचे पास हुआ है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करेंगे और उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई की मांग करेंगे। बिल को हमने अच्छी तरह से पढ़ा है कि अब मांग नहीं कर सकते, तो क्या ये हमारे हक़ में बेहतर है? तो वक्फ़ की जो प्रॉपर्टीज़ पर जिनका कब्ज़ा है हो चुका है, अब उसमें ये अमेंडमेंट में ये बात कही जा रही है कि अब उसके बारे में आप कुछ भी मांग नहीं कर सकते। तो ये कौन सा कानून है? ये हमारे हक़ में कहाँ बेहतर है? आप बोल रहे हैं अच्छा है। बहुत से मुस्लिम संगठन एससी की जो इस बिल के फेवर में है, वो उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो उनका इस्लाम से, मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह के दलाल हर दर में रहते हैं, ऐसे दलालों से हमेशा पूरी कौम को, मिल्लत को नुकसान पहुंचा है। उनकी बात को आप उठा रहे हैं, लेकिन 99% जो इसमें दुख का इजहार कर रहे हैं उसके बारे में कोई बात नहीं कही जाती है। लेकिन सरकार का कहना है कि इसके बोर्ड के जरिए जो अवैध तरीके से ज़मीन कब्जे किए गए हैं उनको भी खाली कराने की जिम्मेदारी सरकार लेगी, और जो ज़रूरतमंद है, पसमानदा हों, गरीब हों, जो बेवाएँ औरतें हैं जिनको ये अमेंडमेंट में ये बात नहीं है। अमेंडमेंट आपने पढ़ा है? जी। कहाँ पढ़ा है आपने? बताइए। सरकार का तो यही कहना है, लेकिन अमेंडमेंट में क्या है? गृह मंत्री कह रहे हैं जो 10 अमेंडमेंट हुए हैं, वो जो बदला हुआ, वो आप बताओ ना, उसमें कहाँ है? लेकिन मुझे ये बताइए कि आप बोले सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज करोगे, जब ये दोनों संसद सभा में जब पास हो जाएगा तो आपको लंबी लड़ाई लेनी पड़ेगी। आपको नहीं लगता उससे लंबी लड़ाई? भाई आदमी अपनी प्रॉपर्टी के लिए 10-10 साल लड़ता है, और यहाँ हमारे मजहब का मामला है, हम जिंदगी के आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। हमदर्दी की बात आती है। देखिए, हमदर्दी अगर है हुकूमत को, गवर्नमेंट को, तो फिर मुसलमानों को भी दूसरे जो कम्युनिटी के उसमें ट्रस्ट बनाना चाहिए, ट्रस्ट में शामिल करना चाहिए। क्यों नहीं करते हैं? हमने कभी आपसे कहा है कि मंदिर में हमको ट्रस्टी बनाओ, चर्च में हमको ट्रस्टी बनाओ? कभी हमने नहीं कहा, लेकिन हमारे इसमें क्यों इंटरफेयर हो रहा है? सर मैं क्या बोल रहा हूँ, सरकार दोनों सदनों में जो है पास किया गया है, और वो मेजॉरिटी का हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। सर दोनों सदनों में जब बिल पास होता है तो रात में पास होता है। अरे भैया, बिल पास किया गया, ज़बरदस्ती पास किया गया, उससे क्या मतलब? कुछ भी करेंगे। वोटिंग जो है सुबह भी वोटिंग में जो लोग थे वो सेकुलर नहीं रह गए। अभी सेकुलर लोगों ने अभी तक उसका विरोध किया है। नीतीश कुमार तो चंद्रबाबू नायडू ने तो समर्थन किया है, जिनको आप सेकुलर नेता कहते थे, लेकिन कहते थे, पहले कहते थे, अभी नहीं है। इस मामले में वो हट गए। राज्य में भी कई इसको लेकर लोगों में नाराजगी है। नाराजगी तो है। क्या मैसेज देना चाहोगे कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो? लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो हम ये कहते हैं कि तोड़ फोड़ या ऐसा कोई आंदोलन हम नहीं चाहते कि जिसकी वजह से प्रॉपर्टी को नुकसान हो, किसी कम्युनिटी को नुकसान हो। हम ये कभी नहीं कहते, लेकिन हमारे हक की लड़ाई
हम कानून के दायरे में रह करके लड़ेंगे। इखलास का सवाल बिल के अंदर है कि 5 साल मुसलमान होना अनिवार्य है, कोई वक्त करता है बिल के अंदर ये भी नहीं। वो यानी जो 5 साल अभी 5 साल से पहले जो मुसलमान हुआ है, इस्लाम कबूल किया है, वो वक्फ नहीं कर सकता, ये उन्होंने बिल बनाया है। इसके बाद आप कैसे इसको चैलेंज करोगे और कैसे आप आगे इसको क्या? वो तो हमारे जो टीमें हैं, वो जो वकीलों की टीम है, वो उसके बारे में हम डिसाइड करेंगे। कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी हो रही है, तो क्या आप लोग उनसे भी संपर्क करेंगे? उनको भाई किसी पार्टी से हमको कोई उतना भरोसा भी नहीं है, हम अपने हिसाब से करेंगे। सर, राज्य के कई मंत्री जो हैं वो बार बार हिंदुत्ववादी चेहरा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनको क्या आप सलाह दोगे? क्योंकि वो मंत्री पद पर है, एक मंत्री देखो, हिंदुत्व वो अपनी जगह, उनका अपना ये है, उस मज़हब में हम कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें सबका फ़ायदा हो, हर कम्युनिटी का फ़ायदा हो। तो ये इंसाफ की बात होती है। सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या है कि सबका साथ सबका विकास है, तो फिर खालिश हिंदुत्व को हमारे ऊपर आप लादने की कोशिश करेंगे तो ये हमें कबूल नहीं है। एक साइड पे नरेंद्र मोदी सौगात मोदी करे और एक बार ये बिल पास कर रहे, तो आप कैसे देखते हो इसको? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। ये अमेंडमेंट बिल को लेकर जो है रजा कैबिनेट का एक स्टेटमेंट जारी हुआ था, उसमें कहा गया था कि अगर नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू इस बिल के खिलाफ नहीं करेंगे तो सबक सिखाया जाएगा। सबक सिखाने का मतलब क्या हुआ? रजा अकेडमी के सरबराह मौजूद हैं, आप सबक जो है उसका यही मतलब है कि इलेक्शन जब होगा तो फिर मुसलमान बताए किस तरीके से बेवफाई किया है और किस तरीके से पीठ में छुरा भूका है। ये जमहूरियत यहाँ पर इसी किस्म का इंतकाम लिया जा सकता है। किस टाइप का एक्शन आप किस तरफ इशारा करें कि आप बोले कि सबक सिखाया जाएगा? मतलब यही कि इलेक्शन जब आएगा तो लोग उनको वोट नहीं देंगे और उसको बेदखल करेंगे, जो कुछ भी होगा उसमें यही होगा। वहाँ के मुसलमान जो है, जो लोग इस मसले में हमारे साथ हैं हम उनका साथ देंगे, जो इस मसले में हमारे साथ नहीं हम उसका साथ नहीं देंगे। आप लोग कोई फतवा जारी करेंगे कि बिहार में मुसलमान वोट? देखिए, ये मसाइल जो है उलमा दानिश्वर ये सब बैठकर तय करते हैं। इसमें फतवा देना और ये शरई मामलात जो हैं वो शरई मामलात में रहते हैं, सियासी मामलात को सियासी तौर पर हल किया जाता है। तो हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर साहब बरकाती, खतीब व इमाम सुन्नी बड़ी मस्जिद व सदर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा बम्बई ने ये फरमाया है कि हम सड़क से लेकर और ऐवान तक और ऐवान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस जंग को लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके अंदर हमको फतेह और नुसरत अता फरमाएगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट को और कानून वापस लेना पड़ा है, किसान कानून किसानों के लिए हुआ और नहीं मालूम कितने हुआ, इंशाअल्लाह ताला ये कानून भी हुकूमत को वापस लेने पर हम मजबूर करेंगे। रिजवान मर्चेंट जी जो एडवोकेट भी है, मुंबई के बड़े लॉयर हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये बताइए, जेपीसी की जब मांग उठी थी, आप जेपीसी के अंदर गए भी थे, ड्राफ्ट भी बना के दिया, क्या चीज़ें थी और आपको क्या कमी लग रही थी उसमें? भाई वैसे तो पूरे बिल को हमने अटैक किया था और बहुत सारी सिफारिशें भी की थी कि कौन सी चीज़ की अमेंडमेंट ज़रूरी है। इंक्रोचमेंट्स के ऊपर भी डिस्कशन हुआ था, पॉइंट ऑफ लिमिटेशन को भी डिस्कस हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटर को निकाल कर कलेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के पॉइंट भी डिस्कस हुआ था। सारी की सारी पॉइंट जो है जेपीसी के अंदर कंसिडर होने के बावजूद भी अब कानून जब बन चुका है तो पुरानी बातों के ऊपर भी रोके कुछ फ़ायदा है नहीं। अब ओनली ऑप्शन अवेलेबल है कि जो ये कानून बना है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट जो हम सब ने सारी की सारी तंजीमों ने रेज़ की थी कि ये जो जेपीसी का अमेंडमेंट जो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं लोग, ये आर्टिकल 26 के उल्लंघन में है। आर्टिकल 26 हर एक कम्युनिटी को अपना खुद का जो रिलीजियस अफेयर है उसके ऊपर डिसीजन लेने की फ्रीडम देती है और गवर्नमेंट को उस फ्रीडम के अंदर इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। मुझे सिर्फ उम्मीद ही नहीं, मेरे को पूरा यकीन है, क्योंकि मैं इस लीगल फ्रेटर्निटी का एक हिस्सा 40 साल तक रह चुका हूँ। जिस किस्म के हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस बैठे हैं, जस्टिस गवाई, जस्टिस ओका, बहुत ही लेवल माइंडेड, फ्री माइंडेड जजेस हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आर्टिकल 26 की बुनियाद के ऊपर ये वक्फ बिल जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसका अपहोल्ड नहीं होगा। आपने सबसे ज़्यादा अपोज किस चीज़ के लिए किया था जब आप लोगों ने अमेंडमेंट पढ़ा था, जब ये बिल आया था? 26 का हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन मुद्दा था कि आप हमारे इस अफेयर के अंदर, ये रिलीजियस अफेयर है, वक्फ जो है ना एक रिलीजियस अफेयर है कि प्रॉपर्टी आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम के ऊपर आप उसको वक्फ कर दो, ये हमारे रिलीजियस अफेयर है। आप हमारी रिलीजियस अफेयर के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। उसको कैसे हैंडल करना है, क्या हैंडल करना है, इंक्रोचमेंट है तो हम उस इंक्रोचमेंट को कैसे निकालना है वो हम डिसाइड करेंगे।
आपको डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं, हमको आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। जब बहस हुई तो ये कहा गया कि 8 लाख से 9 लाख एकड़ ज़मीनें जो है मुसलमानों के पास है, लेकिन उसका रिन्यूअल नहीं आता। इसकी क्या वजह है? बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ की इंक्रोच हो चुकी है। अब वो इंक्रोचमेंट की बुनियाद के ऊपर जो सूट्स फाइल हुए हैं, जो इविक्शन सूट्स फाइल हुए हैं, अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन अगर इन लोगों ने निकाल के फेंक दी तो वो आदमी बन जाएगा ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि 10-12 साल तक अगर इंक्रोचमेंट हुआ तो एडवर्स पोजीशन की बुनियाद के ऊपर वो मालिक बन सकता है। तो इन बहुत सारी चीज़ों को किए थे, प्लस स्टेट वाइज जो प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई हुई थी IIT के 2015 की रिपोर्ट के अंदर, जो कि IIT का रिपोर्ट इसी गवर्नमेंट ने कॉल करी थी 2015 के अंदर, वो रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर हर स्टेट के अंदर एकड़ों के अंदर गवर्नमेंट ने ज़मीनों को एनक्रोच किया हुआ है। इससे मस्जिदों, लेकिन ये वर्ड एनक्रोच जो है ना वो रिपोर्ट के अंदर यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन वो लोग ने इस चीज़ को डाइल्यूट कर दिया है कि वक्त की ज़मीन को गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, लेकिन उसकी राय दी गई है कि वो ज़मीनों को अभी आप फ़िलहाल खाली नहीं करवा सकते, सरकार को निकाल के फेंक नहीं सकते, लेकिन अगर सरकार उस ज़मीन को इस्तेमाल कर रही है तो उसमें से एक रेंटल इनकम आनी चाहिए जो कि वक्फ वेलफेयर बोर्ड के अंदर जाए और वक्फ वेलफेयर बोर्ड के थ्रू कम्युनिटी के अंदर इस चीज़ को इस्तेमाल करनी चाहिए। इस चीज़ के ऊपर अमेंडमेंट के अंदर कुछ नहीं था, इस चीज़ के अंदर फाइनल एक्ट के अंदर भी कुछ नहीं है। मस्जिद और दरगाह जो खानकाएँ हैं उसको लेके क्या कहेंगे? आने वाले वक्त के अंदर क्या उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है? देखिए अभी क्या है कि जहाँ पर ओपन ज़मीन इनको दिखेगी उस चीज़ को इन लोग अपने एक्ट के दायरे में लेकर आने की कोशिश करेंगे। वक्त बाई यूज़र को इन लोग ने पूरे ख़त्म कर डाले हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे एक्ट इस्तेमाल किया जाएगा आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर वो आपको हर्ट करता है, तो आपको उन सब चीज़ों के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है कि जितनी भी तंजीमें हैं, जितने भी लोग हैं जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी चैलेंज करना चाहते हैं तो उनको यूनाइटेडली चैलेंज करनी चाहिए। नहीं तो होगा क्या कि 25 आदमी 25 पिटीशन फाइल करेगा, कोर्ट के अंदर 25 वकील खड़े रहेंगे, जजेस बोलेंगे 25 वकीलों को सुनने का हमारे पास वक्त नहीं है, ये मामला कोल्ड स्टोरेज में चला जाएगा, फिर सालों साल तक मामला निकलेगा नहीं और मौका मिल जाएगा कि वक्त का जो नया कानून आया उसको इम्प्लीमेंट कर दे। इम्प्लीमेंट एक बार हो गया ना, जो डैमेज हो गया उसको फिर बाद में अनडन करने के लिए, अंडू करने के लिए वो एक अलग किस्म की जहद चालू हो जाएगी, जद्दोजहद चालू हो जाएगी। उसके लिए एक सेपरेट पिटीशन आपको फाइल करनी पड़ेगी। तो ये सब होने से पहले एक तंजीम यूनाइटेडली एक पिटीशन लेकर, एक सीनियर वकील को लेकर सारी की सारी पॉइंट्स एक आदमी के थ्रू आर्ग्यू कराए तो मुझे उम्मीद है कि इसका निकाल जो है वो जल्दी हो सकता है। आने वाले वक्त में आप लोग इस बिल के खिलाफ और क्या रुख अपनाएंगे? फिलहाल ये बिल तो नहीं, कानून बन चुका है। इसका एक ही ऑप्शन है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी जो है इसको चैलेंज की जाए और वही करने वाले इंशाल्लाह। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, बात करते हैं। तो वह दोनों अवामों में वह अमेंडमेंट बिल पास हो गया, किस तरीके से मुसलमान सोचता है इसके? मुसलमान देखो सरासर अपोज में शुरू से। उसकी एक मिसाल ये है कि जो मुसलमानों का सबसे बड़ा इस्लामी बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जिसकी हर बात मुसलमान मानते हो, जिसमें हर फ़िरक़े के लोग उसमें हैं, उन लोगों ने भी ऐलान किया, फिर भी ये गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। इसका मतलब मुसलमान जो है वो फॉलो कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के, उनकी शरीयत को, और जो भी हमारी शरीयत में दखल देगा वो हम उसके ख़िलाफ़ हो। अगर उसमें सरकारी मुसलमान भी है जो शरीयत में दखल देंगे तो हम उसके ख़िलाफ़ है। तो यहाँ हम जो है वो उसके बिल्कुल निषेध करते हैं और काली पट्टी इसलिए बांधी है कि ये हमारा जो है शांतिपूर्वक एहतजाज है, गवर्नमेंट तक ये बात चली जाना चाहिए। और अब भी वक्त है, अगर गवर्नमेंट मुसलमानों का भला चाहती है, सबका विकास सबका चाहती है, एक साथ रखना हिंदुस्तान भारत में संविधान ने हक दिया है, तो वो ये दखल देना बंद करे और मुसलमानों को उनको जो है वो वक्फ बोर्ड में जो है वो जो आइली कानून जो है वो उनके कानून को हिसाब से उसको रहने दे। वो उनकी सियासी मजबूरियाँ हैं, नीतीश कुमार की भी और चंद्रबाबू नायडू की, और वो दिखाने के लिए उन्होंने मुसलमानों को सपोर्ट करने की बात की, लेकिन वो नतीजा यही था कि वो करने वाले। तो अब मुसलमानों का फ़र्ज़ बनता है, सोचने की बात है कि अब अपने आपस में इत्तेहाद कर लें, इत्तेहाद करके सेकुलर उम्मीदवारों को, सेकुलर लोगों को आगे लाएं और सिर्फ उन पर ही ध्यान दें, और ये सब किसी पार्टी का मामला और किसी पार्टी के जो मामलात हैं वो सब छोड़ दें, उस पर सोचना छोड़ दें। तो चंद्रबाबू नायडू ने क्या किया सामने है, नीतीश कुमार ने क्या सामने किया। अभी बिहार का इलेक्शन आ रहा है, मुसलमानों के लिए एक बड़ा मौका है कि वो एक पैगाम दे दें कि हम क्या चाह रहे हैं और जो हमारे साथ है, क्योंकि मुसलमान इतना तो पावर में है कि वो चाहे जिसे चाहे जिता सकता है, जिससे चाहे हरा सकता है।
तो वो काम तो करके दिखा दें मुसलमानों के। बिहार के मुसलमानों से मेरी यही अपील भी है कि सियासी तौर पर बेदारी का सबूत दें और ऐसे लोगों को जो है अब कम करना शुरू करें, उनकी जी हुजूरी कम करना शुरू करें। इस बारे में क्या कहना है, जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ है और मुसलमानों के लिए तो हुकूमत कभी भी संजीदा नहीं रही है और कभी मुसलमानों के लिए कभी भी फेवर नहीं किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों बिल पास हो चुका है, लेकिन खैर अभी भी मौका है, सुप्रीम कोर्ट है, इस बिल को स्क्रैप कराने के लिए कोशिश की जाएगी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही वायलेशन हुआ है। बिल के अंदर आर्टिकल 14, 15, 16, 25 और 29 का काफ़ी वायलेशन है, तो ये बिल प्रॉपर नहीं है और आइन के मुताबिक बिल नहीं बना है। तो खैर इसकी एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट में एक किरण की नज़र आ रही है, जो वहाँ पे जाके हम इसकी इंशाल्लाह हमारी इसमें जीत होगी और ये बिल स्क्रैप होगा इंशाल्लाह। लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।